करते हैं। एक बार पुनः सभी डिजिटल कक्ष में बैठे या यूँ कहूँ इस डिजिटल माध्यम से जुड़े अ, प्रतिभागियों का स्वागत है। आज की क्लास, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने कहा था, इतिहास लेखन की जो राष्ट्रवादी विचारधारा या जो संप्रदाय है, उस पर केंद्रित रहेगी। यानी जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, राष्ट्रवादी अप्रोच है, उसकी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। अ, प्रतिभागियों से अनुरोध है कि अपने जो ऑडियो हैं वो ऑफ कर सकते हैं, वीडियो भले ही ऑन रखें, वीडियो ऑन करने पे ज़्यादा अच्छा लगता है। कमल पूरी तत्परता से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग एक बार ऑन कर देता हूँ। पिछली क्लास में जो बातचीत जहाँ टूटी थी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। विभाग की शोधार्थी प्रीति शर्मा ने एक प्रश्न किया था पाठ्य पुस्तक को लेकर के, और आदरणीय सज्जन मैडम उसका रिप्लाई उत्तर दे रही थी और काफ़ी अच्छा उत्तर जुड़ रहा था। उसी बीच हमारा संपर्क क्लास का टूट गया था और फिर नहीं जुड़ पाया। हम आज की क्लास को वहीं से प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, क्या इसका स्वरूप रहा है? इसकी आवश्यकता कब पड़ी? क्या कुछ घटित हुआ? इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। हमसे अभी 1 दर्जन से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। तो राष्ट्रवादी जो लेखन है, उस पर अगर बातचीत करें, तो उससे पहले जैसे पिछली क्लास में मार्क्सवादी इतिहास लेखन, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थी, उसकी चर्चा के प्रारंभ में हमने मार्क्स का प्रारंभिक कृतियाँ और उनके संक्षिप्त जीवन उपलब्धियों का वर्णन चर्चा की थी थोड़ी बहुत, ताकि आप समझ सकें कि जो वैचारिक रूप से लोग हैं, वो कितने समृद्ध होते हैं पढ़ने में। तो आज की इस क्लास में जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पर केंद्रित है, उसमें जो खास बात है, वो ये है कि हमें 3 टर्म जो हैं या यूँ कहें कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में पहले समझना होगा। पहली कॉन्सेप्ट है राष्ट्र, दूसरी राष्ट्रवाद और तीसरी सांप्रदायिकता। इन 3 चीज़ों के समझ में हम धीरे-धीरे जब आगे बढ़ेंगे, तो बात स्पष्ट होती जाएगी। ये जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, ये जो साम्राज्यवादी जो इतिहासकार थे, उनके लेखन के प्रत्युत्तर में मुखर हुआ। जो मूल बिंदु है बातचीत का, वो हमें ये सदैव याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का जो प्रारंभ है, वो एक प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर देने के साथ प्रारंभ हो रहा है। क्या वो क्रिया थी जिसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई? यह भी हमें समझना होगा। जो आमतौर से इतिहास और सत्ता के गठबंधन की बात में लगातार, जब से आपका उत्तर आधुनिकतावाद पर जो पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, उसकी चर्चा करते हुए हमने इस इतिहास और सत्ता के गठबंधन पर कुछ चर्चा की थी। तो जो ब्रिटिश काल रहा, उस दौरान कंपनी शासन की स्थापना के तत्काल बाद से जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की वैधता, आवश्यकता और उसकी उपलब्धियों को केंद्र में रख करके इतिहास लेखन की ओर प्रवृत्त होते हैं। और हम ये पाते हैं कि
1818 में, ये तिथि याद रखने वाला वर्ष है, 1818 से लेकर के 1823 के बीच जेम्स मिल एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से किताब लिखते हैं। बृहद किताब है, काफ़ी बड़ी किताब है और उसमें भारत के अ, अतीत से लेकर के और ब्रिटिश काल तक के इतिहास की जो समीक्षा और काल विभाजन करते हैं, वहाँ से ही राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बीज हम सब ढूँढ सकते हैं। जेएस मिल के बाद जब हम साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की बात करेंगे, तो हम इन पक्षों पर वापस चर्चा करेंगे। दूसरे आते हैं वेसेंट ऑथर स्मिथ। वेसेंट ऑथर स्मिथ ने भी जो राइटिंग की, जो लेखन कार्य किया, वो भी साम्राज्यवादी शासन के समर्थन वाला प्रतीत होता है। आज इस प्रक्रिया में जब बात करें तो 2-3 बातें आपने पढ़ रखी होंगी पहले से। एक तो एक आम आरोप ये था कि भारतीयों में इतिहास बोध नहीं रहा है ना? ये आपने पढ़ा होगा, ऐसा साम्राज्यवादी इतिहासकार प्रतिपादित करते रहे कि जो भारत का अतीत है, जो निवासी हैं, उनमें इतिहास बोध नहीं रहा है। मैं कोई राष्ट्रवादी इतिहास के प्रवक्ता के रूप में आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक सामान्य जो चर्चा है, उसमें कर रहा हूँ, किंतु बीच-बीच में कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो क्या मैंने कहा, कहते हैं इतिहास बोध नहीं रहा, जबकि जिन बच्चों ने संस्कृत पढ़ी वो जानते हैं चरित्र ग्रंथों की, बायोग्राफीज़ की एक लंबी परंपरा है। हर चरित्र से लेकर के, चाहे कादम्बरी, कथामुखम जैसे बृहद उपन्यास शैली की बात करें, चरित्र ग्रंथों का प्रधानता मिलती है प्राचीन भारत में। तो उन्होंने ये कहा कि भई इतिहास का जो कोई बोध नहीं रहा, पहला आरोप। दूसरा ये था कि इनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अभाव रहा है। जबकि बाद के इतिहासकारों ने सप्रमाण ये बातें प्रस्तुत की, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, कि हमारे जो पूर्वज थे, जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उसमें उसमें लोकतांत्रिक मूल्य थे। अब इन बातों को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँ तो एक जो और महत्वपूर्ण बात है कि जो एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या राष्ट्र शब्द से, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि राष्ट्र शब्द से क्या हमारे जो पूर्वज थे वो इस शब्द से परिचित थे? ध्यान दिला दूं कि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से या राष्ट्र की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं, उस दृष्टि से राजनीति विज्ञानी ये स्वीकार नहीं करते हैं कि भारत में राष्ट्र रहा है कभी, है ना? तो जरा कुछ साहित्य को टटोलते हैं। प्रथम वर्ष में बीए पार्ट 1 में जब हम बात करते हैं, आपको पढ़ाया होगा मैडम ने, इकबाल मैम ने स्रोत पढ़ाती हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, और उस स्रोत में, साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य को भी पढ़ाया जाता है। ऋग्वेद उसमें पहली रचना आती है ऋग्वेद की, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में मैं कुल 2 सूक्त केंद्रित करूँगा, जिसमें राष्ट्र शब्द को, न सिर्फ राष्ट्र शब्द आया है, बल्कि उन्होंने राष्ट्र को परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है? वो कहते हैं, राजा राष्ट्राणाम नदी नामंत क्षत्रियम विश्वाय। पहली परिभाषा, यानी राजा जो है राष्ट्र के रूप में दिखाई पड़ता है और नदियां उसकी सीमाएं बनाती हैं, क्षत्रिय उसकी रक्षा कर रहे हैं। यथा राष्ट्रगुप्तम क्षत्रियस, उसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये उल्लिखित हैं जो मैं बोल रहा हूँ। 7वें में भी कुछ उल्लेख हैं, लेकिन मैं 10वें मंडल का उल्लेख कर रहा हूँ। जरा बाद में देखें, अथर्ववेद में काफ़ी सारे राष्ट्र संबंधी कोड हैं, जिनको मैं कोड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समय की सीमा है, तो राष्ट्र शब्द था। जरा जो लोग नेट पास हैं, दीपेश मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नेट पास हैं। इन्होंने राज्य के सप्तांग, नेट में एक टर्म है राज्य के सप्तांग, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो बताता है, तो वो राज्य के 7 अंगों का वर्णन करता है, दुर्ग, अमात्य, मंत्री। यानी राष्ट्र शब्द से प्राचीन भारत के लोग परिचित थे।
जबकि साम्राज्यवादी कह रहे परिचित नहीं थे। मूल मुद्दा जो एक बात पर टिकता है आकर के, वो मध्यकाल के बाद वो आता ऑटोनॉमी, स्वायत्तता थी क्या? तो सर प्राचीन भारत में तो जी, कुछ बोल रहा है क्या कोई? हाँ, सर मैं बोल रहा हूँ दीपेश। हाँ, बोलें। सर ये विष्णु पुराण में भी तो राष्ट्र का पूरा वर्णन दिया ना कि हिमालय के जी, दक्षिण में और समुद्र के उत्तर जी, में, तो हम विष्णु पुराण का भी एक उल्लेख ले सकते हैं जी, इसमें। जी, जी। दक्षिणम यत् समुद्रस्य, इस तरह से पूरा श्लोक है वो जो आप कह रहे हो। तो हम आज चर्चा का सेशन बड़ा रखेंगे। मैंने इसलिए आज स्लाइड्स बहुत कम सिलेक्ट की हैं। स्लाइड्स को बहुत कम दिखाएँगे, क्योंकि मुझे लग रहा था चर्चा जो बहुत महत्वपूर्ण होती कई बार वो नहीं हो पाती है। तो आज अपनी बात को हम विदिन टाइम समाप्त करके और चर्चा का जो मौका देंगे, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे बाद में। तो जो इस तरह से अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र के बाद जो दीपेश पुराणों की चर्चा कर रहे हैं, पुराण में भी बहुत सी बातें, विष्णु पुराण है, और विष्णु पुराण से ज्यादा भारत का रोचक वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो विभिन्न कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, उसमें और मिलेगा। तो कालांतर में ये वर्णन विभिन्न तरीके से हमें दिखाई पड़ता रहा, और आ, मध्यकाल के भी साहित्य में बहुत सी बातें उल्लिखित हैं। तो इस तरीके से राष्ट्र शब्द से परिचित थे, किंतु जो मिल की राइटिंग थी उसमें उन्होंने इस बात को नकारा कि ना तो इन्हें कोई इतिहास का ज्ञान रहा, ना ये राष्ट्र से परिचित रहे। तो इस तरीके से जो साम्राज्यवादी लेखन है उसके प्रत्युत्तर में हम पाते हैं राष्ट्रवादी लेखन आता है। जरा राष्ट्रवादी लेखन की दृष्टि से ये जो दो कृतियां आई, तो इन दो कृतियों में मिल का जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसका काल विभाजन है। और हाँ, एक बात मैं आपको वापस स्पष्ट कर दूं, अध्येता के रूप में, एक छात्र के रूप में, विद्यार्थी के रूप में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले इतिहास पढ़ने की जो अनिवार्य शर्त है वो पूर्वाग्रह मुक्त होना पड़ता है। हमने जैसा पहले कहा कि हम राष्ट्रवाद के प्रवक्ता नहीं है यहाँ। हमें तो आपको उस विचारधारा से परिचय कराना है, बताना है कि इसमें क्या-क्या हुआ है, राइट? तो इस तरीके से अ, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का भी भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। मैं बता दूं, इस क्रिटिक में आप ये ना भूल जाएं कि साम्राज्यवादियों ने भारत के इतिहास के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा ना मान लें। बहुत कुछ किया है। एशियाटिक सोसाइटी को ना भूल जाएं, जेम्स प्रिंसेप को ना भूल जाएं, है ना, जिसने अशोक के शिलालेखों को, पोर्टी पेंथलर को ना भूल जाएं, जिसने खोजा और फिर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो बहुत सारा काम हुआ। किंतु जैसा मैंने कहा, इतिहास और सत्ता के गठजोड़ में आज भी, चाहे वो राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भी चर्चा में ये बात आएगी, कैसे उन्होंने सत्ता के लिए काम किया और बहुत सी मान्यताओं को किनारे कर दिया। तो खैर, इसके बाद ये बेसेंट ऑथर इस्मत आते हैं। इन्होंने भी लिखा, एडवांस हिस्ट्री लिखी, और खास तौर से जिस फील्ड में मैंने आगे जाके काम किया उसका श्री गणेश भी बेसेंट ऑथर इस्मत ने किया। ज्योग्राफिकल जो था, उन्होंने हिस्ट्री की शुरुआत की, और बहुत से भारत के भौगोलिक स्थानों की, जिनका प्राचीन साहित्य में वर्णन था, उनकी उन्होंने पहचान स्थापित की। और वो अभिधान नामावली एक तैयार, जिसमें बाद में मोती चंद बीए वगैरह ने काम किया, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। तो इस तरीके से उन्होंने, साम्राज्यवादियों ने भारत के इतिहास में एक बड़ा प्रश्न चुनौती खड़ी करते हुए एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिसमें राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का प्रारंभ हो रहा है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में कुछ लोगों की मैं चर्चा जरूर कर दूं, क्योंकि कंपटीशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं, शोधार्थी भी जुड़े हैं। हमारे दिमाग में जो पोस्चर होता कई बार बहुत छोटा होता, जैसे मैम ने आर्थिक, जब धन निष्कासन का सिद्धांत पढ़ा रही थी मैम, तो उन्होंने आरसी दत्त की बात की, रोमेश चंद दत्त। आपको बता दूं, रोमेश चंद दत्त ने बहुत सारी किताब लिखी। आर्थिक इतिहास उनका बहुत ही उत्कृष्ट कृत थी, इसलिए उसकी चर्चा होती है। और वो एक सिविल सेवा अधिकारी के रूप में भी लंबे समय तक रहे। लेकिन उन्होंने लिटरेचर ऑफ बंगाल भी लिखा, राइट, और एंशिएंट कल्चर पर, सिविलाइजेशन पर भी लिखा। तो कई एस्पेक्ट होते हैं। जब दूसरा कोई चर्चा आती है तो उस दौरान हम ये भूल जाते हैं, और हमारा एक निश्चित ही पोस्चर छोटा सा बन जाता है कि अरे आरसी दत्त तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम में, इतना बार याद रखते हैं। तो वे आर्थिक इतिहासकार के रूप में चर्चित हुए, ये एक अलग मुद्दा। किंतु उनका काम जो था वो
कल्चर पर भी था, लिटरेचर को तो वो मूल हथियार कहना एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में मानते थे साहित्य को। बंगाल के साहित्य को आधुनिक इतिहास लेखन के लिए वो बहुत उपयोगी बताते थे। इस मुद्दे पर यदि आपको विस्तार से पढ़ना हो तो ई श्रीधरन की जो किताब है जिसका अनुवाद मंजीत सिंह सलूजा ने किया, उस किताब में आप ज़रा देखें आरसी दत्त के बारे में क्या लिखा गया है। मैं सिर्फ संकेत भर छोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से इन 2 जिन 2 इतिहासकारों की मैंने चर्चा की, इतिहासकार बहुत सारे हैं साम्राज्यवादी, किंतु इन 2 को ही रख कर के जब साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की हम बात करेंगे, तो हम फिर अन्य उसकी चर्चा करेंगे इतिहासकारों की। अभी राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बारे में जो चर्चा करनी है, तो उसमें हम शुरुआत करेंगे जो 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1902-4 के आसपास ये इकोनॉमिक हिस्ट्री आरसी दत्त की आती है। उसी समय आरजी भंडारकर ने भी लिखा। आपको ध्यान हो 1907 से लेकर के 9 के बीच विनायक दामोदर सावरकर वो अपनी प्रसिद्ध कृति जो आपको पता है जिसमें उन्होंने 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, वो आती है जिसका बाद में पब्लिकेशन फ्रांस से हुआ 9 के करीब, 11 में वापस परिष्कृत होके आती है। तो इस तरीके से शुरुआत हो रही है भारत के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की जो कुछ पहचान बताई जा सकती है, जैसे हमने कल पिछली क्लास में कहा ना कि मार्क्सवादियों के लिए मैटर सुप्रीम रियलिटी था। तो राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्र और नेशन एंड कल्चर, राष्ट्र और उसकी संस्कृति सुप्रीम रियलिटी थी। वे जो साम्राज्यवादियों ने कहा उसका प्रत्युत्तर देते हुए प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकाल के भारत की संस्कृति की जो उत्कृष्टता है, उसको स्थापित करने में, उसका विश्लेषण करने में अपना ध्यान पूरे तरीके से केंद्रित रखते रहे। और ये जो 1902 के आसपास से इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4 के करीब जो आ गई, की शुरुआत होती है 1918 में। केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी लिखते हैं। उत्कृष्ट किताब। केपी जायसवाल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। केपी जायसवाल लंदन से शिक्षित थे। उन पर ये आरोप भी था कि लंदन में रहते हुए ये जो इंडिया हाउस था वहां के क्रांतिकारियों के संपर्क में थे और ब्रिटिश सरकार को इनके ऊपर सदैव संदेह था कि ये जो है क्रांतिकारी स्वयं भी है। परिणाम ये हुआ, प्रतियोगी छात्रों को समझना चाहिए कई बार नौकरी का गणित बड़ा कठिन होता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये उम्मीदवार थे कई बार इतिहास के प्राध्यापक के लिए, किंतु सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी इनकी नियुक्ति नहीं हुई और अंततः थक हार के इन्होंने एलएलबी किया, वकालत की और फिर ये हाई कोर्ट के बहुत अच्छे वकील बने। किंतु जो मूल प्रवृत्ति है वो इनकी लेखन की थी और इन्होंने 1918 में हिंदू पॉलिटी लिखी। बाद के राष्ट्रवादी जैसा कहते हैं अपनी विचारधारा के प्रवाह में लोग बह जाते हैं। हर विचारधारा का अपना पूर्वाग्रह है, अपनी उनकी उसको हम पूर्वाग्रह के साथ साथ पोस्टुलेट्स पूर्व मान्यता एक हो जाती है उनकी। तो बाद के इतिहासकारों ने कहा कि जिस तरह से 1757 में जो प्लासी की लड़ाई थी उसका 1857 में 100 साल बाद जवाब दिया इंडियंस ने, तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बाद के समय में कहा कि वो उन्होंने जो है 1918 में, यानी मिल ने 1818 में लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो 1918 में जो ये था क्या नाम हिंदू पॉलिटी आई और हिंदू पॉलिटी में उन्होंने गणराज्यों का, प्राचीन गणराज्यों का वर्णन किया और साथ साथ ये बता दूं साम्राज्यवादियों ने कहा था प्राचीन भारत में जो न्याय व्यवस्था थी उसका कोई विवरण नहीं, उनके यहाँ न्याय का कोई मजबूत तंत्र नहीं था लोकतंत्र के अलावा। तो उन्होंने इस हिंदू पॉलिटी में न्याय पर भी लिखा और इस किताब का 24 में सेकंड एडिशन आ गया 6 साल बाद ही, और बहुत सारे इसके एडिशन आते रहे। लगभग मुझे लगता है 12वां एडिशन तक मैंने देख रखा है, तो बहुत सारे एडिशंस आए। तो इस तरीके से हिंदू पॉलिटी किताब की क्रिटिक बाद में हुई और लोगों ने अपने ढंग से उसकी समालोचना भी की और
इस तरीके से इस किताब में गणराज्यों का, भारत, प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था पर उन्होंने प्रकाश डाला और लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में विदत, गण, सभा, समिति, इन सब पर उन्होंने बहुत ही माइक्रो मतलब एविडेंस, सूक्ष्म तथ्यों को इकट्ठा करके विश्लेषण किया। बाद के साम्राज्यवादी इस कृति पर लगातार हमला करते रहे, वो कहते रहे कि ये जो सूक्ष्म तथ्य हैं, इसमें ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन भी जो शक-कुषाण आते थे, उनके खिलाफ जो प्राचीन भारत के लोग थे, वो भारशुभ वगैरह, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन करते थे। तो इस तरह का भी आरोप हुआ और कुल मिला के इस कृति के बाद 1918 के बाद बहुत सारी रचनाएँ लगातार हमें दिखती हैं। राधा कुमुद मुखर्जी हुए प्राचीन भारत में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उनकी एक लंबी परंपरा दिखाई हमें पड़ती है और मध्यकाल में जो मैंने कहा कि भई मध्यकाल वगैरह में कृतियाँ बाद के समय में कम लिखी गई, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब हम एक होकर के लड़ रहे थे, तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में हमने 3 शब्दों में 2 की तो व्याख्या की, तीसरा शब्द अभी आदरणीय मैडम के लिए छोड़ दिया है, सांप्रदायिकता वाला। तो तो सांप्रदायिकता की बात आगे अपन चर्चा में रखेंगे। तो इस तरीके से मध्यकाल में जो बहुत से लोग दिखते हैं उसमें सर, एक तो सकात अहमद खान। जी मैम। सर आप बेसिक आप बता दें, फिर टाइम नहीं रहेगा तो वो छूट जाएगा कल की तरह। नहीं, नहीं, नहीं एक छूटेगा। बार आज मैं बराबर देख लो। टाइम देख रहा हूँ और बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करूँगा क्योंकि एक एस्पेक्ट छूटा जा रहा है। प्राचीन भारत में तो भी हमने अभी बहुत सी बात नहीं की। आरसी मजूमदार बचे हैं जिन्होंने बहुत सारा लिखा। आरसी मजूमदार साहब की ढेर सारी किताबें हैं और आरसी मजूमदार साहब ने, रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने जो 10 वॉल्यूम में जो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल लिखा, जो भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण कृति रही और इस दौरान 1907 के करीब, ये 1857 के 50 वर्ष होते हैं, तो उस समय तक यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। बावजूद इसके कुछ कृतियां जिनका हम जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री और ये विनायक दामोदर सावरकर, इन सब की रचनाएं आती हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 1957 जब 100 साल होते हैं देश आजाद था, तो 1857 की शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया था और भारत सरकार ने उस समय ये फैसला किया कि एक अच्छा सा हम अपने दृष्टिकोण से एक लेखन कार्य करेंगे उसका शताब्दी वर्ष पर। किंतु उस लेखन कार्य में उसमें बहुत विवाद हुआ और उसके संपादक के रूप में जो था, बाद में सेन साहब को रखा गया, तो उन्होंने उसका नाम रखा था 1857। ना क्रांति, ना विप्लव, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये समझने वाली बात है कि आजादी से पहले राष्ट्रवादी इतिहासकारों का साहस किस प्रकार का था और आजादी का बाद 1957 में आते-आते क्या दशा हो गई और 60 के बाद, जैसा मैंने पहले कहा कि इतिहास, राष्ट्रवादी इतिहास लेखक बहुत कमजोर हो गए और लिखना पढ़ना उनका कम होता गया और राजनीतिक फायदे और सत्ता के करीब जाने के लिए उन्होंने बहुत सारी अपनी धार को कमजोर कर दिया। एएस अल्टेकर साहब का नाम न लूं तो बात अधूरी रहेगी। अनंत सदाशिव अल्टेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थे। प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा को लेकर के भी किया, है ना, बहुत सारा काम था। लल्लन जी गोपाल बनारस के दूसरे विद्वान, उन्होंने आर्थिक जो पूर्व मध्यकाल था उसके आर्थिक इतिहास पर बहुत अच्छा लेखन कार्य किया। इस श्रृंखला में बहुत सारे नाम, जदुनाथ सरकार, मध्यकाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब को लेकर के जो लिखा, वो एक कहना चाहिए अमर कृति है। उसको 2 तरह से उन्होंने लिखा। पहले लिखा इंडिया ऑफ औरंगजेब और इसके बाद लिखा द औरंगजेब। तो तात्पर्य ये कि उनमें जो दृष्टिकोण था वो, आप दूसरा नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो है सफात अहमद खान साहब का। इनको बहुत कम लोग जानते हैं। इलाहाबाद स्कूल के हिस्टोरियन थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड हेड रहे और इन्होंने भी मध्यकाल पर लिखा। इरफान हबीब साहब की चर्चा बहुत होती है, किंतु इनके पिता श्री मोहम्मद हबीब, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार के रूप में जिनकी पहचान लंबे समय तक रही, उन्होंने भी भारत के इतिहास पर लिखा। जहीरुद्दीन फाखुरी साहब हैं, इन्होंने भी लिखा। तो इन सबकी कृतियों में जो खास बात है कि इन्होंने जो एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है उसको केंद्र में रखा
जैसा हमने पहले कहा कि इरफान हबीब साहब ने भी मुगल काल में जिस तरह से मोरलैंड का जवाब दिया, मोरलैंड एक साम्राज्यवादी इतिहासकार था, डब्ल्यू मोरलैंड, विलियम मोरलैंड, तो उसके जवाब में इरफान हबीब साहब ने लिखा, क्योंकि इनके परिवार में एक इस तरह का प्रारंभिक लेखन के पिताश्री करते थे। बहुत सारे अभी बच रहे हैं कि नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत का इतिहास लिखा। दक्षिण भारत के इतिहास पर उत्तर भारत के लोग बहुत कम पढ़ते हैं। मैं बराबर कहता हूँ रामायण महाभारत के बारे में हमारे विद्यार्थी खूब जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता, किंतु शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, इनके बारे में उन्हें पता नहीं है। और जब कभी नेट में पूछ लिया जाता है कि शिल्पाधिकारम या मणिमेखलई का जीवन का अंत किस प्रकार हुआ, अब इस प्रश्न को एक बार पूछा गया तो बच्चे बड़े परेशान, साहब कहीं उत्तर नहीं मिल रहा है। सुनते ही प्रश्न मैंने कहा कि आरसी मजूमदार का जो प्राचीन भारत है उसमें आप देखिए उन्होंने लिखा है कि बहुत भिक्षुणी हो गई थी मणिमेखलई। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो दक्षिण के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पूरे राष्ट्र को ध्यान में रख के किया जाता है, ना कि किसी संप्रदाय विशेष या क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख के। इस बात को करते हुए मुझे लग रहा है कि आज के डिस्कशन के लिए अनिल ने भी मांग की थी और समय हमारे पास 12-15 मिनट है अभी, तो अब हम डिस्कशन के लिए समय देंगे। और जैसा मैंने कह के छोड़ा कि उत्तर के लोग दक्षिण के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते हैं भाई, या कि वो जो राजनीति में राजनीतिक दबाव समूह बनते हैं, सिर्फ अपनी जाति, अपने क्षेत्र, अपने संप्रदाय की विशेषता बता करके उसका बढ़-चढ़ करके योगदान बताना, क्या उससे अन्य समूहों का महत्व कुछ दिन पहले अंबेडकर जयंती पर कॉलेज में भी मैंने इस तरह की कुछ बात की थी, तो मैं सोचता हूँ स्वस्थ मन से हमें इन सब बातों को जरूर सोचना चाहिए। अब मैंने जो सांप्रदायिकता का पोर्शन छोड़ा हुआ है और इस डिजिटल क्लास को बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारे साथ मैडम सौभाग्य जुड़ती हैं, तो अब इस बारे में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के क्लास की समापन की ओर जो भी अभी मुझे इस पर 19 लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो संतुष्टि है 19 जुड़े हुए हैं। तो अब ये क्लास सबके लिए खुला हुआ डिस्कशन के लिए, और सबसे पहले आदरणीय सज्जन मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जो पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ है, बचाया हुआ है अभी, उस पर प्रकाश डालें जहां मैंने समाप्त किया हुआ है। आदरणीय मैडम। मैं प्रकाश डालने लगूंगी, बहुत सारा टाइम ले लूंगी। पहले अगर बच्चों के कोई सवाल है तो वो रख दें, ताकि फिर बोलते बोलते लास्ट में जो कट जाएगा कोई बात नहीं। जी जी, मैडम से समाप्त हो जाएगा, पूरी समीक्षा हो जाएगी। हाँ हाँ, तो आप लोगों की कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी हो तो आप लोग पहले बात कर लें। कोई सवाल है? अनिल पूछना चाह रहा था, अभी तो दिख नहीं रहा है। हाँ मैम। हाँ कमल, यही बोल रहा, मैं अनिल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं मतलब अंग्रेजों ने जो ये इतिहास लिखा तो हमें तो उन्होंने बिल्कुल ही गंवार ही समझ लिया, वरना पहले हम खुद भी तो काफी राष्ट्रवादी थे, क्योंकि रामायण महाभारत काल से ही हमारे तो देश राष्ट्र के बारे में कितना कुछ बताया गया है। अनिल, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अरे सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब अंग्रेजों ने जो हमें इतिहास दिया या फिर जो भी उन्होंने बुक वगैरह लिखी, तो उनमें उन्होंने हमें ज्यादा राष्ट्रवादी कहाँ बताया है, जबकि हमारा जो इतिहास है रामायण महाभारत काल, इन सब में हमें राष्ट्र के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में कितना कुछ समझाया गया है। और आगे क्या बोल रहे थे? कुछ बोला था और कोई यही था बस। नहीं अनिल, इंपेरियल हिस्टोरियंस राष्ट्रवाद को कोशिश करते हैं परिभाषित करने की, ऐसा नहीं है। उन्होंने किया है, एक जगह J.H. हेज हैं जो लिखते हैं कि नेशनलिज्म एज ए कल्चरल ग्रुप ऑफ ए पीपल हु स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज एंड पजेस ए कॉमन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रवाद
एक सांस्कृतिक उसका समूह है और ऐसे लोगों का जिनकी कॉमन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हो और उनकी लैंग्वेज भी एक जैसी हो। तो वो कहते कहाँ आपकी लैंग्वेज है, आप तो खुद ही कहते कोस कोस पे बानी बदले चार कोस पे बानी है, दक्षिण की परंपराएं। रामधारी सिंह दिनकर ने इनका उत्तर देते हुए संस्कृत के 4 अध्याय में लिखा कि भाई अगर कोई मुस्लिम है तो उत्तर से दक्षिण तक नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, अगर हिंदू है तो उसकी विवाह पद्धति एक जैसी है, यज्ञोपवीत पहन, ऐसे बहुत से उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब हाँ सर, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ इस जवाब से। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी प्रणव जी। ये जो पूरी डिबेट राष्ट्रवाद की तरफ जा रही है, तो मेरा ये प्रस्ताव है, बच्चे सहमत हों, आप सहमत हों, तो हम एक राष्ट्रवाद पे एक व्याख्यान रखें। जी रखा जा सकता है। तो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। ये बेसिक डिबेट जो है वो इतिहास लेखन की जो परंपरा है राष्ट्रवादी, उस पर है। तो बहुत अच्छा व्याख्यान प्रणव जी ने दिया, और पता नहीं किस लिए मेरे लिए भी कुछ छोड़ दिया उन्होंने, हालांकि उनकी बहुत सारी बातें मैम इसलिए छोड़ा है, मुझे पता है राष्ट्रवाद के बारे में, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत जिन्ना का आपका बहुत गंभीर शोध कार्य है, जो सभी आधुनिक सिद्धांत, और आपको याद होगा हमने ट्रेन से 1-2 बार आपसे पूछा है कि भाई हमें नेशनलिज्म की बुक, तो आपने कोहन की बुक का नाम लिया था कि कोहन की बुक को आप कोट कर सकते हो। मैं एक जगह इंटरव्यू देने जा रहा था, है ना, तो इसलिए मैंने ये पोर्शन छोड़ रखा है। देखिए इसमें हाँ सर, मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट कभी ऐसा हो सर, कभी क्या जल्दी अगर हो तो राष्ट्रवाद पर एक अच्छा लेक्चर आपका रखा जा सकता है, और ऐसे ही हम लोग इनफॉर्मली रखेंगे। आपका मेरा कोई बात नहीं, कोई भी बोल लेगा, बोलते तो हम दोनों ही हैं रोज ही। तो ये सर हम इसको ये जो हमारा लेक्चर है, आप चाहें अगर बच्चे सहमत हो तो कल ही रख लें राष्ट्रवाद पे लेक्चर, क्योंकि बातचीत तो हमें करनी है और काफी मेच्योर बच्चे हैं, बातचीत रखी जा सकती है। सर ने जो बात की साम्राज्यवादी इतिहासकारों की, उस बात को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवादी विचार इतिहासकारों की भी बात की, और अनिल का एक सवाल भी था, वो सवाल भी इसी से रिलेटेड है। बेसिकली जो दिक्कत है वो ये है, जिस तरीके से आधुनिक समय में इतिहास लिखा जाता है वो ट्रेडिशन ही उन्हीं लोगों ने शुरू किया। तो उन्होंने जो इतिहास लिखा, इतिहास के साथ यही तो मुख्य समस्या है। ईएचकार आप सर ने आपको बताया होगा, ईएचकार जब कहते हैं कि इतिहास क्या है, तो ये जो फिलोसॉफी है इतिहास लेखन की, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ईएचकार कहते हैं, तमाम इतिहासकार और फिलोसोफर कहते हैं इतिहास के, कि तथ्य मुख्य होता है इतिहास में, जिसको बेस बनाकर इतिहास लिखा जाता है। लेकिन जो इतिहास लिखने वाला है वो उतनी उस तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकता जैसे नेचुरल साइंटिस्ट होता है। वो अगर नमक में पानी मिलाएगा तो उसमें वो अपनी भावनाएं नहीं मिला सकता। नमक और पानी मिलेगा तो मिल गया, तेल अगर पानी के ऊपर तैरेगा तो तैरेगा, उसमें फिर कुछ इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जब हम इतिहास लिखते हैं और ये कहते हैं कि हम वैज्ञानिक इतिहास लिख रहे हैं, तो बेशक इसमें तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन तथ्य महत्वपूर्ण होने के साथ साथ, तथ्य महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन तथ्यों को जो लिख रहा है, उसके थॉट्स, उसका माइंड, उसके इमोशंस, उसकी विचारधाराएं उसको प्रभावित करती हैं। ये बेसिक बात है। इसीलिए हमने जितने डिविजन्स किए हैं, सर 3-4 लेक्चर इस पे दे चुके हैं, चाहे वो अब कल बात हो रही थी साम्यवादी लेखन की, तो वो जो उनका जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो ये है कि इतिहास में एक निश्चित फेज रहा है, एक आदिम साम्यवाद का फेज रहा है, फिर सामंतवाद आया, फिर उसके बाद पूंजीवाद आया। तो ये जो तीनों फेज हैं, सारी दुनिया का इतिहास को उसी फ्रेम में रखकर उन्होंने लिखा। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो इतिहास लिखते हैं उसकी विचारधारा का मूल आधार वो होते हुए भी तथ्यों को बहुत ज्यादा जोड़ देते हैं। सर ने कल बात की थी, एक महत्वपूर्ण नाम छूट गया था, उसको मैं जोड़ना चाहूंगी, रोमिला थापर का। तो उनका जो इतिहास लेखन होता है वो निश्चित रूप से तथ्यों पर आधारित होता है, लेकिन
जो हमारी मूल बहस है वो ये है कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा वो क्योंकि बाहर से आए थे, उन्होंने जिन जिन देशों, सिर्फ हमारे देश की ये समस्या नहीं है, दुनिया के तमाम उन देशों की समस्या है जहां वो गए और उन्होंने लिखा इतिहास। स्वाभाविक था, उनका तो कहना ही था कि हम तो दुनिया को ही सभ्य बनाने के लिए निकले हैं, इसलिए उनकी नजर में वे सारे उपनिवेश असभ्य हैं, अविकसित हैं, उनको कुछ नहीं आता है। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने खुद कहा कुछ नहीं जानते हैं, इनकी ज्योग्राफी इतनी कमजोर है कि ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो दूध घी की नदियां बहती है, तो दूध घी की थोड़ी नदियां बह सकती है, नदियां में तो पानी बहता है। तो ये जो चीजें वो कह रहे थे ईसाई धर्म, बल्कि हम ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति इसीलिए हुई थी कि अंग्रेजों की बहुत सारी इस तरह के एटीट्यूड से उन्हें एतराज था। वो लिख देते थे कि यहाँ कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। तो ये जो एटीट्यूड था, इस एटीट्यूड से उन्होंने जो इतिहास लिखा, उन्होंने तो ये कहा कि इनको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। और आप जब स्रोत पढ़ते हो तो पढ़ते हो कि हमारे यहाँ इतिहास जिस तरह से लिखा गया वो उस तरह से नहीं लिखा गया जैसे पश्चिम लोग लिख रहे थे। तो ये जो साम्राज्यवादियों ने बार बार हमें कहा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारा इतिहास कुछ नहीं है, तुम्हें हम लिखना पढ़ना सिखाएंगे, तुम्हारा इतिहास भी बताएंगे। बेशक बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान के इतिहास पर काम भी किया, जिसमें जर्मनी के प्रसिद्ध लेखक मैक्स म्यूलर शामिल है, जिन्होंने हमारे इतिहास को निकाला, इतिहास लेखन की दृष्टि से नहीं, हमारा जो कुछ पुराना था वो। तो ये सब जो साम्राज्यवादी लेखन, जिसमें कैम्ब्रिज हिस्ट्री स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत लंबा उनका इतिहास लेखन की जो परंपरा है, उसके बरअक्स जैसे हमने इन प्रताड़नाओं के खिलाफ राष्ट्रवाद को पैदा किया और लड़ाई पैदा की, उसी तरह से हमने अपना इतिहास भी लिखना चाहा और हमने ये साबित किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं थे, हमारे पास भी बहुत कुछ था। इसी में से राष्ट्रवाद की परिभाषा बिल्कुल आधुनिक विचार होते हुए भी हमारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने वेदों से, जैसा अभी प्रणव जी बता रहे थे, वहां से निकाल के दिया कि भाई हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारी एकता की भावना में भी बहुत कुछ था जो हमें शुरू से एक राष्ट्र बनाता है, भले ही उसकी परिभाषा आधुनिक राष्ट्रवाद से मेल ना खाती हो। तो ये जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इन्होंने दिमाग में ये बात रखकर कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी इतिहास है, हमने भी बहुत कुछ किया है इतिहास में, इस एटीट्यूड से मैं फिर कहूंगी कि तथ्यों को लेकर उनकी व्याख्याएं और वे तथ्य जुटाए जिससे हमारे राष्ट्रीय इतिहास को हाईलाइट किया जा सके, हमारे वजूद को हाईलाइट किया जा सके। तो ये जो दो मोटी विचारधाराएं हो गई, एक विचारधारा कह रही है तुम कुछ नहीं हो, एक विचारधारा कह रही है कि हम भी कुछ हैं, ये राष्ट्रवादी विचारधारा है। लेकिन ज्यादातर बच्चे, कल प्रीति ने बात की थी, शायद आज वो नहीं है, जो ये बात है कि बिपिन चंद्र को मत पढ़ो और एक और किसकी उन्होंने बात की थी, सुमित सरकार को मत पढ़ो। कोई भी निष्पक्ष इतिहास का विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकता कि वह किसी को पढ़े किसी को नहीं पढ़े। जब तक आपके सामने सारे तथ्य नहीं होंगे, सारी विचारधाराएं नहीं होंगी, तब तक आप खुद आपके विवेक से निर्णय नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। आज के दौर में जो राष्ट्रवाद का उफान है, परिभाषाएं हैं, वे सब इस मायने में दीगर हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय लेखन था अंग्रेजों के जवाब में और उसके बाद बहुत लंबे समय तक, उसकी